मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ जो देखने वाले यूनिट 4, अब तक हमने जो है इसी चैनल पे हमने जो है यूनिट 3 तक कवर किया है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट 4 भी मैं कवर कर दूंगा। और यूनिट 4 होने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और एमसीक्यू तो चलते रहेंगे। और कुछ दिनों के बाद और एमसीक्यू भी मैं लाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। आई विल नॉट टेक योर टू मच टाइम एंड कम टू द पॉइंट। सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारे सिलेबस में तो ये टॉपिक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर वेरियस हेड्स। तो इसमें क्या है, सेक्शन 14 क्या बताता है 1961 का इनकम टैक्स एक्ट का। देयर कैन बी सेवरल मोड्स ऑफ इनकम फॉर एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होता है उसके अनेक मोड से उसे इनकम आ सकती है। मतलब एक बंदा है वो कई और से इनकम कमा रहा है, कई और से इनकम कमा रहा है। मतलब यहाँ जो पता है नंबर ऑफ हेड्स होते हैं किसी बंदे के, उन नंबर ऑफ हेड्स को पांचों हेड में हम कन्वर्ट करते हैं। द इनकम टैक्स कंपटीशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट एंड हैज टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ अ पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, उस बंदे का इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत जरूरी बन जाता है। पर हैसल फ्री कंपटीशन, मतलब कोई कंपटीशन जब हम बनाते हैं उसमें हमें कोई कंफ्यूजन ना बने, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस पांचों हेड में उसको चेंज कर देते हैं। इनकम हैज टू बी क्लासिफाइड प्रॉपर्ली सो दैट देयर इज अ जीरो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सेम। मतलब कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी इनकम कहाँ से आ रही है, कौन सी इनकम किधर जा रही है। तो ये जीरो कंफ्यूजन होने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने उसे पांचों हेड में कन्वर्ट किया है। वो पांचों हेड कौन से है, वो जो देख रहे हैं, और शुरू पहले भी कुछ नाम हमने सुना था। वो पांचों हेड कुछ इस तरह से है: income from salary, income from house property, income from profit and gain of a business of a profession, income from capital gain, income from other sources। तो ये कुछ ऐसे हेड्स हैं जहां से इनकम आती है या इस हेड में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। और जो चारों ऊपर के चारों हेड में नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। ऐसा अगर कोई नाम है तो समझेगा मैं आगे चल के कौन से नाम है। नेक्स्ट आते हैं। अब इनकम फ्रॉम सैलरी जो पहला हेड है उसे देखेंगे हम। दिस हेड इज इसेंशियली इंक्लूड एनी रेम्युनरेशन व्हिच इज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो बंदा है उसको अगर ये रेम्युनरेशन मिलता है, कोई भी इंडिविजुअल, वो सैलरी के हेड में आता है। ऑन टर्म्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम, जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है। इसके पहले इसमें सैलरी के इसमें एक डेफिनेशन बताया जाता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। सैलरी जो ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस पे होना जरूरी है। तो ऐसे कुछ टर्म्स है उसके। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। दिस अमाउंट क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड फॉर इनकम टैक्स ओनली इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेयर रिस्पेक्टिवली। दोनों के बीच में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। सैलरी ऑल्सो इंक्लूड द बेसिक वेजेस, एडवांस सैलरी, पेंशन, कमीशन, ग्रेचुटी, परक्यूजिट्स एज वेल एज एनुअल बोनसेस। ये सारी चीजें भी सैलरी के हेड में हम कंसिडर करते हैं। Important point to note here is that salary is taxable on due basis or received basis, whichever is earlier। मतलब मैंने शुरू में ही बताया था कि सैलरी जो है टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है सैलरी का। वो एक तो ड्यू बेसिस होना चाहिए, मतलब अगर 3 महीने की सैलरी अगर पहले मिल जाती है फिर भी टैक्सेबल होगा। रिसीव्ड बेसिस, या जिस डेट पे होती है उस डेट पे मिलती है तो उस डेट को भी हम उसे, दोनों में से जो पहले होगा उसको हम सैलरी के हेड में उसे कंप्यूट करने के लिए लेंगे। अब वहां पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, वो एग्जांपल आप एक बार लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। therefore salary income will be taxable on due basis or received basis, whichever is earliest। जो भी पहले होगा ड्यू बेसिस या रिसीव्ड बेसिस, तो हम उसे टैक्सेबल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या आता है, हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर ऐसा कुछ है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर वन ओन्स रेसिडेंशियल पर्पस। मतलब बंदा है वो खुद के यूज के लिए या खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है। दिस में बी ऑक्युपाइड बाय द टैक्स पेयर्स फैमिली, पेरेंट्स एंड और स्पाउस और चिल्ड्रन। मतलब अगर मेरा घर है, मेरे घर में अगर समझो वो मैं पेरेंट्स के लिए रहने के लिए दे रहा हूँ, या स्पाउस को रहने के लिए दे रहा हूँ, या चिल्ड्रंस को रहने के लिए दे रहा हूँ, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। और अगर इनके अलावा इनको किसी को नहीं दिया जाता है और वो वैकेंट भी रहता है, तो भी इनकम टैक्स के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हो कितने पीरियड के लिए वो जो घर था वो वैकेंट रहा है। प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर, मतलब 19-20 के पहले, if more than one self-occupied house property is owned by the taxpayer
only one is considered and treated as a self-occupied house property, and the remaining are assumed to be let out. मतलब 19-20 के पहले कैसा था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले जो अभी मतलब हर किसी को घर ऐसा उनका स्कीम है, तो उसमें अभी 2 घर को अलाउड किया गया है। 2 बंदे मतलब 2 घर को हम ये कर सकते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोल के कंसिडर कर सकते हैं। एक जगह मैं रह रहा हूँ, एक जगह मेरे फैमिली वाले लोग रह रहे हैं। लेकिन पहले उसके पहले था कि एक जगह रहने के लिए कंसिडर किया जाता था सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, और दूसरा जो है वो लेट आउट के लिए कंसिडर किया जाता था। द चॉइस which property is choose self occupied is the taxpayer। अब वो टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड होता था उसे कौन सा घर, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा घर उसे टैक्स पेयर की सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रखना चाहिए था और कौन सा घर उसे लेट आउट के लिए रखना चाहिए, तो पहले था। लेकिन अभी जो है 2 घर के लिए वो सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकता है। आगे बताया ऑनवर्ड, द बेनिफिट ऑफ कंसिडरिंग द हाउस इज एज द सेल्फ ऑक्युपाइड हैज बीन एक्सटेंडेड। मैंने जो अभी बताया 2 घर के लिए उसे बताया गया। नाउ होम owner can claim his 2 properties as a self-occupied and remaining house as a let out for income tax purposes। अब इनकम टैक्स पर्पसेस के हिसाब से वो इनमें से कोई भी 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रख सकता है, मतलब खुद के रहने के लिए, खुद के यूज के लिए रख सकता है। और अगर इससे ज्यादा कोई घर है तो उसे वो लेट आउट बता सकता है और उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो हेड था ये था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। फिर आते हैं उसी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी इनकम फ्रॉम, हमने सेल्फ ऑक्युपाइड देखा, अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 22 to 27, ये जो है पूरा के पूरा जो है 22 से लेकर 27 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए डेडिकेटेड है। टोटल स्टैंडर्ड इनकम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और लैंड दैट आर शी ओन्स, मतलब उसके हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित है 22 से लेकर 27। इन सिंपल टर्म्स दिस हेड इंक्लूड्स रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टीज। जो भी हमें रेंटल इनकम मिल रही है उस प्रॉपर्टी से, उस हेड के लिए इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड को रखा गया। फॉर टैक्स कंपटीशन पर्पसेस द प्रॉपर्टी इन विच यू आर स्टेइंग एंड नॉट अर्निंग एनी रेंटल इनकम कैन गिव यू बेनिफिट। मतलब थोड़ा सा ये है इसमें, प्रॉपर्टी इन विच यू आर स्टेइंग, जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं, एंड नॉट अर्निंग एनी रेंटल इनकम, और आपको वहां से कोई भी रेंटल इनकम नहीं आ रहा है, एंड यू गिव द बेनिफिट, वो आपको बेनिफिट दे रहा है। दिस बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन होम। मतलब कैसा है कि मोस्टली क्या होता है कि अगर मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वो घर अगर मैं समझो लोन पे ले रहा हूँ, तो उसका जो, और मुझे तो उससे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, लेकिन मैं जो घर ले रहा हूँ, जो घर पे रह रहा हूँ मैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं उसका एग्जम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट पेड में, तो वो हमें इनकम फ्रॉम हाउस में दिखाई देता है। विच however the property is utilized for letting out the normal course of business, then the income from the rent will be considered। अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ है, मतलब वो घर अगर पूरा टोटली रेंटल है, तो उसको जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हम उसे कंसिडर करेंगे। आता है तीसरा हेड जो हम देख रहे थे, इनकम फ्रॉम, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, इसके और भी है कई पहलू, लेकिन मैं सोचा कि पहले ये एक बार आपको ओवरलुक हो जाए, फिर अगर आपको ये ओवरलुक अच्छे से समझ में आता है, मैं इसके ऊपर पूरा सैलरी पे ले सकता हूँ, मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे ले सकता हूँ, एज पर योर डिमांड, आप जैसा डिमांड करते हैं वैसा। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, वहां से कोई इनकम आ रहा है, कोई गेन हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे इनकम को हम साइड में कंसिडर करेंगे। इनकम टैक्स कंपटीशन ऑफ द टोटल इनकम विल बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम द इनकम अर्न फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो बिजनेस और प्रोफेशन से आ रहा है उस साइड को हम इस साइड में, मतलब जो उस इनकम को हम इस साइड में कंप्यूट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अर्न विल बी चार्जेबल। क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस होता है या जब भी कोई प्रोफेशन होता है, तो उसमें हमें ये 2 चीजों का बहुत बारकाई से ध्यान रखना पड़ता है। तो खर्चे कितने बढ़ रहे हैं और उसमें से हमें रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है। हियर इज अ लिस्ट इन द इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। मतलब कुछ लिस्ट बताए गए यहाँ पे। प्रॉफिट अर्न बाय द असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। जब हम उसका असेसमेंट ईयर का वो बंदे का असेस करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। प्रॉफिट एंड इनकम बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना इनकम हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ सर्टेन लाइसेंस, अगर उस बंदे के पास कोई लाइसेंस है प्रोफेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, अगर वो बेचता है तो उससे उसे कितना बेनिफिट होता है। तो ऐसे जो इनकम आ रहे हैं वो इनको भी हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैटेगरी हम उसे ले सकते हैं। कैश रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन एक्सपोर्ट अंडर गवर्नमेंट स्कीम,
अब ये भी थोड़ा डिटेल में है कि अगर मैं कोई मेरे पास अगर कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मैं गवर्नमेंट स्कीम के अंडर अगर कैश रिसीट मुझे मिल रहा है, वो क्या हो रहा है कि मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ, ऐसा जो एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कॉटन की कोई फैक्ट्री और मैं कॉटन यहाँ से कोई बाहर भेजता हूँ, ऐसे समय भी जो मुझे इनकम आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैटेगरी में आता है। फिर प्रॉफिट, सैलरी और बोनस रिसीव्ड एज वेल एज रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैंने पहले ही बताया था कि अगर पार्टनरशिप फर्म से अगर मैं पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का और उस वहां से मुझे कोई सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन, कमीशन, प्रॉफिट ऐसा कुछ मिलता है, वो मेरा सैलरी के एड में नहीं आएगा। वो क्योंकि मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, इसलिए मेरा बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन ये कैटेगरी में उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। बेनिफिट रिसीव्ड इन बिजनेस, और बिजनेस में जो बेनिफिट होते हैं वो भी हम यहाँ पे लेते हैं। जो आता है चौथा हेड, चौथा हेड क्या था कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं, तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ कैपिटल गेन जरूर होता है। और मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो भी कैपिटल गेन मतलब फायदे में हम बेचते हैं, नुकसान में तो कोई बेचता नहीं है। कैपिटल गेन्स आर द प्रॉफिट और गेन अर्न बाय एन एसेसी बाय सेलिंग और ट्रांसफरिंग अ कैपिटल एसेट विच वाज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। जिस बंदे ने उसे इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था, इन्वेस्टमेंट उसका फुलफिल हो गया और कुछ समय के बाद उस कैपिटल प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उससे कैपिटल गेन होता है। ऐसे कैपिटल गेन की इनकम को हम इस कैटेगरी के एड में रख सकते हैं। कैपिटल एसेट कैन बी अ रियल एस्टेट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, ये उसके कुछ एग्जांपल है कैपिटल एसेट के, कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। whenever you sell a capital asset and earn gains, this is considered as your income which will be taxable under the head of capital gain। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट या कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं और उससे आपको अर्न गेन मिलता है, उसे हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के एड में हम उसे रख सकते हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई, प्लीज नोट दैट द रेंटल इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इज टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं बोला कि अगर वो घर है और उस घर में से हमें कोई रेंट आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बट इफ यू सेल द प्रॉपर्टी, अगर आप वो प्रॉपर्टी पूरी बेच देते हैं, तो ऐसा जो इनकम आता है वो हमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की कैटेगरी में रखना पड़ता है, उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। लास्ट वाला पांचवा जो हेड बता रहे हैं, पांचवा हेड बताता है कि इन चारों हेड में जो इनकम कंसिडर नहीं होती है, उस हेड को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैटेगरी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या है, दिस इज द लास्ट हेड ऑफ इनकम, ये लास्ट हेड ऑफ इनकम है। एनी अदर फॉर्म ऑफ इनकम विच इज नॉट कैटेगराइज्ड इन द अबव मेंशन 4 टैक्स हेड्स कैन बी शॉर्टेड इन दिस कैटेगरी। जो ऊपर वाले चारों कैटेगरी में नहीं आती है, वो इन कैटेगरी में ऐसे इनकम को हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर देना ही है, तो जैसे कि अगर कोई लॉटरी है या कोई हॉर्स पजल है या कोई हॉर्स रेसिंग है या कोई जैसे कोई क्विज है कौन बनेगा करोड़पति, या जैसे कोई अवार्ड मिल रहा है, मुझे गवर्नमेंट अवार्ड मिल रहा है, ऐसे जो भी इनकम है, ऐसे इनकम को अगर वो टैक्स एग्जाम नहीं है, टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे इनकम को मैं इनकम फ्रॉम अदर कैटेगरी में, अदर सोर्स की कैटेगरी में रखूंगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल कैन बी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। मैं अगर बैंक डिपॉजिट कुछ रखता हूँ, वहां से मुझे इंटरेस्ट आता है। लॉटरी अवार्ड्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, अदर स्पोर्ट्स अवार्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। दिस इनकम आर एट्रीब्यूटेड सेक्शन 56 टू सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड आर चार्जेबल फॉर इनकम टैक्स। वो भी जो होता है वो इसमें चार्जेबल होता है। नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम, अब आपको ये पांचों हेड इनकम टैक्स के पता चल गए हैं। मतलब इन्हीं पांचों हेड में हम उस बंदे की इनकम को कैटेगराइज कर सकते हैं। बस यहाँ तक ये पांचों हेड थे। ये जो पांचों हेड है, इसको और हम डिटेल में जान सकते हैं। मतलब हर हेड के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अगर मैं सैलरी पे अगर और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल आएगा, उस प्रॉपर्टी पे आएगा, प्रॉफिट, ये पांचों हेड में अगर मैं एक एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे अपना ये जो यूनिट 4 है, ये भी मोस्टली कवर हो जाएगा। तो थैंक यू for watching this video, and once again most thank you।